Hello students, welcome back in our class. Today I am going to finish our fourth geography chapter, climate. In the previous video we have discussed about some characteristics of monsoon type climate in India. In this video we will discuss about variability of rainfall. Variability of rainfall is also a characteristic of monsoon type of climate. In this video we will discuss about how can we calculate the variability of rainfall. This is the formula. CV stand for coefficient of variation. ये फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल निकाल सकते हैं किसी भी प्लेस की. द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट वेरिएशन शो द चेंज फ्रॉम द मीन्स वैल्यू ऑफ रेनफॉल. अब ये कोफिशिएंट जो वैल्यू है ये हमें क्या दिखाता है कि क्या क्या चेंज है रेनफॉल के अंदर. हम क्या देखते हैं कि कभी किसी एरियाज के अंदर जो है कितनी बारिश थी, कभी कितनी, मतलब हर एरिया की जो बारिश होती है वो अलग अलग होती है. तो जो चेंजेस हुए हैं वो हमें दिखाता है क्या, जो कि हमारा जो सीवी से हम फॉर्मूला निकालेंगे ये. द एक्चुअल रेन इन सम प्लेसेस डाइवेट फ्रॉम 20 to 50%. एक्चुअल रेन की बात करते हैं, जो देश के अंदर जो बारिश होती है वो 20 से 50% के बीच में होती है. एवरेज की बात करते हैं तो द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शो द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इन इंडिया. मीन्स जो कोफिशिएंट वेरिएशन की जो वैल्यू निकल के आती है वो इंडिया की जो है वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल काउंट की जाती है. जो इस फार्मूले से जो रेनफॉल की वैल्यू निकल के आएगी वही जो है हमारी बारिश जो रेनफॉल है उसकी वेरिएबिलिटी हो जाती है. यहाँ पे क्या बताया गया है, ए वेरिएबिलिटी ऑफ लेस देन 25% एग्जिस्ट ऑन द. मीन्स कि किसी भी प्लेस की जो वेरिएबिलिटी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी बेटा कि टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा अपोजिट चलते हैं. ऐसे ही यहाँ पे क्या बताया है, रेनफॉल और जो वेरिएबिलिटी है ये हमेशा अपोजिट चलेंगे. मीन्स जिन प्लेसेस की रेनफॉल जो है ज़्यादा होगी वहाँ पे वेरिएबिलिटी जो है कम होगी. अब अगर बात करते हैं हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, सॉरी ये वाला जो कोस्टल प्लेन जो है, ये हमने क्या बताया था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है. यहाँ पे जो है 200 से 250 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती है. तो यहाँ पे जो वेरिएबिलिटी है वो 25 से भी कम मिलेगी. ऐसे ही हमारा जो वेस्टर्न स्टेट ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पे भी जो बारिश की जो रेनफॉल है यहाँ पे भी जो है अमाउंट जो है 200 से 250 सेंटीमीटर के अराउंड है, परंतु यहाँ पे भी जो वेरिएबिलिटी है वो कम मिलेगी. मीन्स जैसे कि हमारा था, हमने क्या देखा था पीछे, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे प्रेशर लो होगा. सेम हेयर जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे वेरिएबिलिटी कम होगी. तो जहाँ पे अब बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जहाँ पे पूरा साल जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, परंतु वहाँ की जो वेरिएबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है. तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि वेस्टर्न घाट मीन्स ये वाले जो पार्ट है, और नॉर्दर्न ईस्टर्न पेनिनसुला, नॉर्थ और ईस्ट का मतलब नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुला, मतलब ये वाला जो हमारा पार्ट है इंडिया इसका यहाँ पे, और ईस्टर्न गंगा प्लेन मीन्स ये वाला जो बिहार वेस्ट बंगाल वाला जो पार्ट है ईस्टर्न गंगा प्लेन है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर का साउथ वेस्टर्न पार्ट. मीन्स ये देखेंगे बेटा, हमने क्या पता लगाया था कि जो यहाँ पे लद्दाख वाला इलाका है ये तो हमारा बहुत ही मिनिमम यहाँ पे रेनफॉल होता है. मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पे है ये देखेंगे, हमारे यहाँ बात ये वाला पार्ट हो गया जो कि हमारा ईस्टर्न वेस्टर्न घाट है, और जो कि पेनिनसुला का नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट. मीन्स ये वाला जो पार्ट हो जाता है यहाँ पे ये. और नेक्स्ट हमारा ईस्टर्न स्टेट जो हमारे यहाँ पे, और गंगा प्लेन, ईस्टर्न गंगा प्लेन मीन्स गंगा का ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, और जो कि जम्मू कश्मीर का नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट मीन्स यहाँ पे जो है बारिश ज़्यादा देखने को मिलती है. यहाँ पे बारिश जो है रहती है यहाँ पे लगभग जो है दीज एरिया हैव एन एनुअल रेनफॉल ओवर 100 सेंटीमीटर. मीन्स
ये जो मैंने एरिया यहाँ पे एरिया जो बताए हैं, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश रहती है। एंड ए वेरिएबिलिटी ऑफ ओवर 50% एग्जिस्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की वेरिएबिलिटी की बात की मैंने, यहाँ पे 50% है, जबकि यहाँ पे जो बारिश है वो भी 50% से कम है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो वेरिएबिलिटी कितनी है, 25 से भी कम आती है। यहाँ की जो मैंने निशान लगाए हैं, जहाँ पे बारिश जो है 100 सेंटीमीटर से ऊपर है, परंतु यहाँ पे वेरिएबिलिटी कितनी है, 25 से भी कम है। और जबकि राजस्थान की बात करते हैं, गुजरात के कुछ पार्ट है, यहाँ की बात करते हैं, राजस्थान, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू का मीन्स ये वाले जो पार्ट है, यहाँ पे अब मैंने टिक्कन सा लगाया, यहाँ पे ये पार्ट है, ये है, और जो हमारे ये वाला पार्ट है यहाँ पे, ये हमारे ड्राई सीजन, मतलब यहाँ के जो एरिया है ये ड्राई एरिया है, बारिश का जो अमाउंट है यहाँ पे काफ़ी कम है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि दिस एरिया हैव द एनुअल रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। जहाँ पे मैंने टिक किया है, यहाँ पे बारिश जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम है, और यहाँ का वेरिएशन जो है 50 सेंटीमीटर है। और जहाँ पे मैंने सर्कल किया है, यहाँ पे बारिश जो है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, परंतु यहाँ पे जो वेरिएशन है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम है। क्लियर है? यही बात थी जो हमने इसमें डिस्कस करनी थी। 25% से कम है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के क्लाइमेटिक रीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं पहला जो एक कोपियन बेस्ड हिज स्कीम ऑन द क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑन द मंथली वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। एक कोपियन जो है, एक जो हमारे मेट्रोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने जो है इंडिया को जो है सब डिवीजन किया, सब डिवाइड किया है कुछ मेजर पार्ट्स के अंदर। पहला क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मीन्स वेयर द मंथली टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर इज ओवर 18 डिग्री सेल्सियस। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कौन से पार्ट आएंगे, वो एरिया जहाँ पे पूरा साल 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, वो हमारा किसके अंदर आएंगे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर आते हैं। तो ठीक है, पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे, ड्राई क्लाइमेट वेयर द प्रेसिपिटेशन इज वेरी लो इन कंपैरिजन ऑफ द टेम्परेचर। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ड्राई सीजन में क्या होगा कि वो इलाके जहाँ पे बारिश काफ़ी कम होती है टेम्परेचर की बजाय, हैंस ड्राई इफ द ड्राइनेस इज लेस एंड इट इज द सेमी एरिड। सेमी एरिड को एस से शो किया गया है, एंड इफ इट इज मोर द क्लाइमेट इज एरिड। अगर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे क्लाइमेट जो है एरिड। एरिड क्लाइमेट के लिए डब्लू यहाँ पे कुछ कोड वर्ड बना दिए गए हैं। सेमी एरिड के लिए एस और ड्राई के लिए डब्लू। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ड्राई क्लाइमेट में कहाँ पे कौन से इलाके आएंगे, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश कम होती है टेम्परेचर की बजाय, टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देखते हैं लद्दाख के अंदर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, बारिश कम है। तो यहाँ पे कुछ ये पार्ट हमारे आ जाते हैं। नेक्स्ट है वार्म टेम्परेट क्लाइमेट वेयर मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज। तो वो पार्ट जहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ में जो सबसे ज़्यादा ठंडा जो मंथ होता है, उसमें जो टेम्परेचर रहेगा वो 18 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, वो किसके अंदर आएंगे, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर आते हैं। कूल टेम्परेट क्लाइमेट में आएंगे वेयर मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द वार्म मंथ इज ओवर 10 डिग्री। मतलब कूल टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर वो एरियाज आएंगे जहाँ पे जो गर्मी का सबसे जो गर्म महीना होता है, वहाँ पे टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस के लगभग जो टेम्परेचर रहता है, मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट। और जो ठंडा जो मौसम होता है उसमें सबसे कम जो टेम्परेचर रहेगा वो -3 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो टेम्परेट में कूल टेम्परेट की बात कर रहे हैं, तो गर्मी में जो है 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, और सर्दी में -3 डिग्री के जो जहाँ पे टेम्परेचर होता है वो कहाँ पे आएंगे, कूल टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर आते हैं। वार्म में क्या बताया है कि जो कोल्डेस्ट महीना होता है उनका मीन्स द कोल्डेस्ट मंथ इज बिटवीन 18 डिग्री सेल्सियस से लेके 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो यहाँ पे ये
कैटेगरी बना दी गई है कि कितने टेम्परेचर के बीच में जो है कौन सा क्लाइमेट, कौन सा रीजन आएगा यहाँ पे। और आइस क्लाइमेट में क्या बताया गया है कि जो वार्मेस्ट का मतलब जो सबसे गर्म दिन होगा उस दिन भी जो वहाँ का टेम्परेचर होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ये पार्ट बताए हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे ये किसने, ये कोपियन जो कि एक मेट्रोलॉजिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे एक टेबल दिखा रखी है, इसको हम चैप्टर 12 में कंप्लीट करेंगे, उसमें बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है इसके बारे में। यहाँ पे कोड वर्ड बताए गए हैं सभी के बारे में, इसके ऊपर पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट है मानसून एंड द इकोनॉमिक लाइफ। मानसून का इकोनॉमिक लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है, ये हमने कल भी किया था कि मानसून का इकोनॉमिक लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। देखते हैं, पता है इंडिया क्या है, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और 64% इंगेज है एग्रीकल्चर के अंदर। अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर अगर अच्छे से डेवलप करेगा तो फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, वो इकोनॉमी में डेवलपमेंट, वो इन्वेस्ट करेंगे। उसके साथ साथ जितना हमारे यहाँ पे रॉ मेटेरियल प्रोड्यूस किया जाएगा खेतों के अंदर, उतना ज़्यादा जो है रॉ मेटेरियल कहाँ पे जाएगा, इंडस्ट्रीज के अंदर। इंडस्ट्रीज में क्या होगा, जो कि हमारे सेकेंडरी जो एक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, प्राइमरी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड होती है। तो एक तरह से अगर हमारे यहाँ पे बारिश अच्छी होगी, फसलें अच्छी होंगी, जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम होगी, वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। और साथ साथ क्या होता है कि जो हमारी सेकेंडरी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, सेकेंडरी के अंदर एक्टिविटी के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में को चलाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ पे पैदा होता है, खेतों के अंदर ही होता है मोस्टली रॉ मटेरियल। तो वही बात है कि एक चीजें हैं वो दूसरी पे डिपेंडेंट होती चली जाती हैं। तो यही बताया गया है यहाँ पे, सिंपल है कि जितना मॉनसून अच्छा होगा, जो हमारे फार्मर्स हैं वो काफ़ी डेवलप करेंगे एग्रीकल्चर में और उनकी इनकम होगी, इन्वेस्ट करेंगे। हिमालय को छोड़ के जो दूसरी कंट्री के जो पार्ट हैं वो सभी के सभी जो है खेती के लिए एक कह सकते हैं कि प्रॉपर एक मतलब, जो हिमालय में क्या होता है बेटा, हिमालय में तो हमें पता है कि एक तो जो वहाँ का टेरेन है, रिलीफ है, वो इक्वल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, वहाँ पे रिज्ड है। ऊपर से क्या है कि वहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन होता है कि वहाँ पे फसलें ग्रो नहीं कर पाते हैं। जबकि हिमालय को छोड़ के दूसरे जो सभी पार्ट्स के अंदर जो है क्रॉप्स को आसानी से उगाया जा सकता है। थर्ड में क्या दिखा रखा भाई, द रीजनल वेरिएशन इन मॉनसून क्लाइमेट हेल्प द ग्रोइंग वेरिएशन टाइप ऑफ क्रॉप। अब देखते हैं हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, तो ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि हर पार्ट के लिए अलग अलग, भाई जितनी भी क्रॉप्स हैं सबके लिए अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, अलग अलग रेनफॉल चाहिए, अलग मिट्टी चाहिए। तो हमारे इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो सभी तरह का चीज़ें मिलेंगी। कहीं पे ज़्यादा बारिश मिलेंगी तो वो राइस क्रॉप्स के लिए अच्छी होती हैं, कहीं पे जो है ओलिवियल सॉइल मिलेगी तो वो व्हीट क्रॉप के लिए है, कहीं पे कॉटन सॉइल के लिए। तो यहाँ पे जो है हर तरीके से जो है इंडिया जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल ब्रिंग ड्रोट। अब देखते हैं वेरिएबिलिटी मीन्स अभी हमने क्या देखा है कि बारिश जो है वो कभी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसके इफेक्ट क्या रहेंगे, कभी ड्रोट भी ड्रोट भी आ सकती है, कभी कभी जो है फ्लड भी आ सकती है। हम देखते हैं बारिश कम हुई तो ड्रोट की सिचुएशन हो जाती है और कभी कभी ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे क्या है कि फ्लड वाली सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया डिपेंड वेरी मच ऑन द टाइमली एंड adequately distributed rainfall. If it fail, the agriculture is adversely affected, particularly in those regions where means of the irrigation are not developed. अब क्या है कि अगर मॉनसून अच्छे से नहीं आता है तो वहाँ पे वो इलाके जो कि इरिगेशन के लिए बारिश पे डिपेंड है, तो वहाँ पे तो खेती की हम सोच भी नहीं पाते हैं, वहाँ पे खेती होगी ही नहीं, जो टोटली बारिश के ऊपर डिपेंड है। हाँ, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह है या जहाँ पे जो है कैनल्स बनाई गई हैं, तो वहाँ पे जो है एक तरह से अल्टरनेटिव है कि रेन के, कि अगर बारिश नहीं हुई है तो वो अपने खेतों में इरिगेशन कर सकते हैं। पर जहाँ पे जो इलाके ऐसे भी हैं कि वो टोटली रेन के ऊपर, बारिश के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, तो वो वहाँ पे फसलों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ये भी एक तरह से नुकसान हो जाता है यहाँ पे। सडन मानसून ब्रस्ट, अब क्या बताया था कि मानसून ब्रस्ट का मतलब क्या होता है, एकदम से बादल का फटना, बहुत तेज
बारिश हो जाना, काफ़ी लंबे समय तक बारिश हो जाना, हम क्या कहते हैं कि बादल फट गया। मानसून बारिश का मतलब क्या होता है कि ये अचानक बहुत तेज और कई घंटों तक बारिश हो जाना। उससे क्या होगा, सोइल इरोजन होगा, सोइल इरोजन होगा तो उससे भी एग्रीकल्चर पे इफेक्ट होगा। नेक्स्ट में क्या है, विंटर रेनफॉल जो होती है। विंटर रेनफॉल कैसे होती है, जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उनके द्वारा जो है विंटर रेनफॉल होती है, जो कि रबी क्रॉप्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। ओरिजिनल क्लाइमेट वेरिएशन इन इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन द वास्ट वेरिएशन ऑफ फूड, क्लोथ एंड टाइप ऑफ हाउस। अब हमने क्या देखा कि हर एक जगह की अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग रेन की वेरिएशन है, तो वहाँ पे अलग फूड मिलेगा, अलग वहाँ पे क्लोथ्स मिलेंगे और अलग से वहाँ पे जो है हाउस मिलेंगे। राजस्थान की बात कर लो और आसाम वाले इलाके की बात करते हैं और यहाँ की बात करोगे तो आप देखोगे सभी का खाने में भी फर्क मिलेगा, घरों में भी फर्क मिलेगा और यहाँ के जो लोगों के पहनावे में भी फर्क मिलता है। तो बहुत चीज़ें इफेक्ट करती हैं कि मॉनसून की जो वेरिएशन है ये काफ़ी इफेक्ट करता है लोगों के ऊपर। नेक्स्ट में इसमें क्या भी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग जो है लगातार बढ़ती जा रही है, उसका इफेक्ट क्या होगा, बहुत ही जो है क्या इफेक्ट उसके हो सकते हैं, इसी के बारे में देखते हैं। तो भाई ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमने क्या देखा था, पहले क्या पढ़ा था कि अर्थ जो थी वो आइस से ढकी हुई थी, मतलब काफ़ी मात्रा में हमारी अर्थ के ऊपर आइस मिलती थी। अब क्या देखते हैं, अब तो हमारी जो हिमालय माउंटेन है केवल वहीं पे ही आइस देखने को मिलती है। तो उसके लिए क्या कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए बताएगी यहाँ पे। कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। अब देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसने कैसे इंक्रीज किया है ग्लोबल वार्मिंग को। तो ये तो हमें पता है कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और कुछ हमारी नेचुरल एक्टिविटी हैं जिनसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ चुका है, क्योंकि अर्थ की जो रोटेशन ऐसी होती है कि वो ज़्यादा सोलर इंसुलेशन प्राप्त करती है, तो उससे टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता जा रहा है। साथ साथ में ह्यूमन एक्टिविटी में हम क्या कहेंगे कि जितने हमारे आज हम देखते हैं रोड्स के ऊपर क्या है, बहुत सारे ट्रैफिक देखने को मिलता है। तो जितना ट्रैफिक होगा उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वो जो है अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए केवल एक कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके साथ साथ जो दूसरी गैसेज भी हैं वो कौन सी हैं, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये सभी के सभी गैसेस जो है एट प्रेजेंट इन मच स्मॉलर कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर टुगेदर विद कार्बन डाइऑक्साइड आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज। और मिलके जो है इनको जो मीथेन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इन तीनों को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला दिया जाता है तो इनको ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी के सभी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। एक बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है, तो इसका एक बेनिफिट भी है जो आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा शायद। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो कि सनरेज जब अर्थ पे आती है तो वो उसको ऑब्जर्व कर लेती है, मतलब कम मात्रा में सनरेज हमारे अर्थ पे पहुंच पाती है। तो एक तरह से ये बेनिफिशियल भी हो गई है, क्योंकि जितनी मात्रा में सनरेज कम आएंगी वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। पर जो दूसरी गैसेज हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और जो ये ऑक्साइड थी ये कार्बन ऑक्साइड है, तो मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये जो तीन गैस हैं ये अपोजिट काम करती हैं। ये क्या करेंगी, जो सनरेज देखो जैसे सनरेज है, सनरेज हमारी अर्थ, ये हमारी क्या है अर्थ है, सनरेज यहाँ पे आएंगी तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये क्या करेगी इन सनरेज को ऑब्जर्व कर लेती है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड ने, वेरी गुड। पर इसके साथ साथ में जो दूसरी गैसेज हैं और ये हमारा क्या है एटमॉस्फेयर है। अब क्या होगा, जो दूसरी गैसेज है जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, वो क्या करती हैं, सनरेज जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, जो रेडिएशन यहाँ से वापस जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो जो ऐसी गैसेज हैं वो उनको वापस नहीं जाने देती हैं और अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हैं। ठीक है, जो सनरेज यहाँ से वापस जाने वाली थी, जो रेडिएशन वो जाती नहीं है, क्योंकि उनको मीथेन जो गैस है और जो दूसरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो अपने अंदर कैच कर लेती हैं और उससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये कुछ कारण थे कि जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ का। अब क्या इफेक्ट होगा अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, सोचने वाली बात है बेटा। कुछ ना कुछ तो इसका परिणाम निकलता है, रिजल्ट क्या रहेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो जो हमारे हिमालय के ऊपर जो ग्लेशियर हैं उनका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो क्या होगा, ये हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी, मीन्स
पिघल जाएगी। बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, बर्फ पिघलेंगी तो जो हिमालय से जो निकलने वाले जो रिवर हैं वो ओवरफ्लो हो जाएंगी और अपने आसपास के जो इलाके हैं वहाँ भी फ्लड लेके आएंगी। और साथ साथ में जो है वो गैसेस जो है ओशियंस के अंदर आके मिल जाएंगी। सॉरी, वो जो नहरें नदियां हैं, वो जो रिवर्स हैं वो ओशियंस के आगे आगे में मिल जाएंगी। और ओशियंस में मिलने से क्या होगा कि इनका जो वाटर लेवल है वो भी अप हो जाएगा और वो क्या करेगा, एक तरह से सभी के जो आसपास के इलाके हैं इन सभी को डुबो देगा। तो देखते कितना ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग का। कुछ सालों में ये बताया भी गया है, अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर यही सिचुएशन रही कि अर्थ जो है ये वार्मिंग ऐसी बढ़ती रही तो ये सिचुएशन आ सकती है, ये अंदाज़ा लगाया गया है। क्योंकि जितनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ़ पिघलेगी, नदियों में बाढ़ आएगी और वो बाढ़ आसपास के इलाकों को डुबो देंगे। और साथ साथ में जो नदियाँ समुद्र में गिरेंगी तो समुद्र में गिरने से यहाँ का जो वाटर लेवल है वो भी काफ़ी हाई हो जाएगा और वो क्या करेगा कि वो आसपास के सभी इलाकों को डुबो देगा। ये इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। सिंपल टॉपिक है, पढ़ने से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी इसमें कोई इश्यू नहीं है। और जो ये टेबल दिखा रखी है इसको चैप्टर हम 12 में करेंगे। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर 4, हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। एक बार आप इसकी डीप स्टडी करोगे और यहाँ से क्वेश्चन फाइंड आउट करके अपने नोट्स बनाओगे। थैंक यू।